जॉब कर रही हो, अच्छी जॉब है, क्यों अपनी माँ पे और बर्डन डाल रही हो कि ये पढ़ाई नहीं कर रही है, ये तो घर पे बस मज़े से बैठी हुई है, इसलिए इसका नहीं हुआ। इन अ स्पैन ऑफ 3 years आई लॉस्ट 3 important people in my life। सडनली ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। हमेशा अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे लिखना आता है, तो हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी। अब तो दिस इज़ माई अटेम्प्ट बट दिस वॉज नॉट माई अटेम्प्ट। मुझे भी लगता था क्या बकवास है, इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। चेयरमैन सर ने एक पेपर मुझे पकड़ाया, सीजर दिया, फेविकॉल दिया और कहा, hello everyone, my name is Prerna Singh and in CSE 2023 I have secured All India rank 271। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या बोल सकती हूँ जिससे कोई मोटिवेट हो जाए या इंस्पिरेशनल लगे, बट ऑल आई कैन डू इज़ शेयर माई जर्नी। मेरे लिए कैसा रहा प्रिपरेशन, और अगर इससे किसी को भी मोटिवेशन मिल जाएगी तो आई थिंक आई वुड कंसिडर दिस एज अ सक्सेस कि ठीक है, मेरी वजह से अगर कोई भी अगर वो अपने गोल्स तक पहुँच पा रहा है तो डेफिनेटली वाई नॉट। I come from a state of Jharkhand. I was born and brought up in Jharkhand. मैं पैदा हुई थी एक बहुत ही छोटे से कस्बे में, तो शायद बहुत लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, बेरमो। इट्स अ कोल्ड फील्ड एरिया। दो मेरे बाबा, दैट इज़ माई ग्रैंड फादर, वॉज इन CCL, तो हम बेरमो में रहते थे। मैं करीब 6 साल वहाँ रही। उसके बाद मेरे पेरेंट्स दे मूव टू बोकारो, दैट्स अनदर सिटी इन झारखंड। सो आई स्टेड देयर टिल द एज ऑफ 13। माई फादर वॉज अ वेटनरी डॉक्टर with government of Jharkhand, and फिर तो I used to live in a joint family with my grandfather, grandmother, father, mother, and I'm a single child हूँ, तो you can imagine कि मैं कितनी pamper की गई थी, बहुत ज़्यादा। But as the teenage years entered, a lot of things changed. तो eventually in a span of 3 years I lost 3 important people in my life। पहले जब मैं 11 साल की थी तो दादी की डेथ हो गई, 12 की हुई तो बाबा की डेथ हुई, एंड व्हेन आई वाज 13 आई लॉस्ट माय फादर। तो वो काफ़ी एकदम से कहते हैं ना कि दुनिया बदल गई। तो पहली बार मेरी दुनिया तब बदली थी जब ये मैंने अपने 3 इम्पॉर्टेंट लोगों को खो दिया, एंड उसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम रांची शिफ्ट हो गए। मम्मी को वहाँ एक जॉब मिली, तो मेरी मम्मी काम करती हैं वेटनरी डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ। एंड वहाँ से फिर अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसा फेज़ शुरू हुआ मेरी लाइफ का जो काफ़ी अलग था। उससे पहले मैं एक बहुत ही केयर वाले इन्वायरमेंट में रही थी, बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत पैम्पर्ड। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितनी पैम्पर्ड थी मैं। और वहाँ से उसके बाद मुझे ऐसे सडनली लगा कि वो सारा जो केयर या एक प्रोटेक्शन था वो अचानक से हट गया। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर मी एंड माई मदर। मुझसे ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट रहा है, उनका स्ट्रगल ज़्यादा रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ सिंगल मदर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट बीइंग अ सिंगल मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। एंड वो स्ट्रगल मेरी मम्मी ने किया। काफ़ी चीज़ें बदली उसके बाद। लोगों का हमारी तरफ देखने का तरीका बदल गया था। यू फील दैट यू डोंट एग्जिस्ट। या तो आपको पिटी की तरह से देखते थे या फिर उनके लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत सारे थे। मेरी मम्मी हमेशा कंसर्न रहती थी कि एक लड़की के साथ मैं अकेले रह रही हूँ, मुझे उसकी सिक्योरिटी की बहुत टेंशन है। तो मुझे याद है आज भी जब हम एक फ्लैट लेके रह रहे थे, रात में मेरी मम्मी दरवाज़ा बंद करके उधर फिर एक टेबल लगाती, फिर सोफ़ा लगाती कि कोई गलती से ऐसे घर में ना घुस जाए, क्योंकि सिक्योरिटी का इतना टेंशन रहता था। तो वो फ़ेज़ भी देखा है, लोगों को बदलते देखा है। फिर बट कहीं न कहीं उसमें एक ही चीज़ थी, और वो थी मेरी मम्मी का सपोर्ट और उनका कॉन्फिडेंस जो मेरे पे था। तो हमेशा से मेरे घरवालों ने मेरे एजुकेशन पे ध्यान दिया। उनका ये था कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढूँ, तो वो उन्होंने कंटिन्यू किया। मेरे एजुकेशन पे जो ध्यान मेरे फादर या ग्रैंडफ़ादर ने दिया था, मेरी मम्मी ने उसको कंटिन्यू किया, किसी भी तरह से जो सपोर्ट कर सकती थी किया। तो मैंने 12th की रांची से ही की, दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे दिल्ली जाना है, तो मम्मी तो मान गई, पर बाकी के घर वाले नहीं मान रहे थे। और एक ये भी चीज़ है कि अगर आप साइंस लेते हैं, PCM पढ़ते हैं, तो एक अनसेड रूल है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे। मैंने वो नहीं किया, तो अपनी मम्मी को समझाने में भी बहुत टाइम लगा कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती हूँ। क्यों नहीं करना चाहती हूँ वो भी बहुत मुश्किल था समझाना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मुझे बस पता था कि इंजीनियरिंग नहीं करना है, क्या करना है ये नहीं पता था। तो मैंने बस बोला कि मुझे कुछ और पढ़ना है, और मैं ऐसे देख रही थी कि मेरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगा। मेरी टीचर ने सजेस्ट किया कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सोशियोलॉजी अच्छी लगेगी, वो सोसाइटी के बारे में है, तो मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। एंड बस वही एक आइडिया था मुझे कि सोशियोलॉजी का, और मैं दिल्ली आ गई। बहुत फॉर्चुनेट थी कि मिरांडा हाउस में एडमिशन हो गया, तो मैंने मिरांडा हाउस में सोशियोलॉजी पढ़ी, बैचलर्स किया।
उसके बाद कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज़ रहता था दिमाग में, पर मुझे बहुत डर लगता था इस एग्ज़ाम से। मुझे लगता था कि मैं नहीं क्लियर कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, मेरा इंटरेस्ट सोशल सेक्टर में है, तो आगे और पढ़ाई करते हैं। तो मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, जामिया मिलिया इस्लामिया से। वहाँ मुझे प्लेसमेंट भी मिल गई, तो मैंने वेदांता, बाल्को, भारत एल्यूमीनियम कंपनी, कोरबा, छत्तीसगढ़ में 1 साल जॉब भी किया एज़ एचआर। बट कहीं न कहीं वो जॉब जब मैं कर रही थी, मुझे कुछ कमी लगती थी, पता नहीं था क्या। जॉब अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, मेरे काम को काफ़ी एप्रिशिएट करते थे, फिर भी मुझे लगता था कि शायद कुछ और करना चाहती हूँ और सिविल सर्विसेज़ हमेशा से दिमाग में था। एंड सडनली ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे लगा कि आई शुड शिफ्ट बैक टू रांची। आई एम द ओनली चाइल्ड और आई थिंक व्हेन यू लूज़ अ पेरेंट, तो जो आपके पास बचे होते हैं, यू जस्ट स्टिक टू देम। आप बस चाहते हो कि वो सही रहे और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हो जाएँगी। तो मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, मैं घर वापस चली गई। एंड अगर अब मैं इस बारे में सोचूँ, आई वुड से दैट वाज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैड टेकन। तो वो कहते हैं ना कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड। अब जब मैं ये बारे में सोचती हूँ, मैं जैसे ही घर गई, कुछ टाइम बाद कोविड आ गया। एंड कोविड ऐसा पीरियड था कि मुझे लगता है अगर मैं और मम्मी अलग-अलग रहते, हमारे लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता। तो उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी। मैंने 3 साल अपने घर पे रही मैं, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। घर पे मम्मी का सपोर्ट था, बहुत कंफर्टेबल जर्नी थी, बट फिर भी मैं 3 अटेम्प्ट मैंने फ़ेल किए। मैं नहीं क्वालीफ़ाई कर पाई। पहले मैं प्री फ़ेल कर गया, तो था कि कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, हो जाता है। दूसरे में मैंने प्री क्वालीफ़ाई किया, तो मेंस फ़ेल कर गई। बट फिर भी था कि ठीक है, अगली बार तो हो ही जाएगा। बट तीसरे में मैं फिर से प्री फ़ेल हो गई और इस बार सीसैट सीसैट में मुझे 65 आए थे। तो 1 मार्क्स, अगर आपको पता है कि सीसैट का कट ऑफ हमेशा 66 जाता है, 1 मार्क्स से रह गया था। और वो जो पीरियड था, जो ये एग्ज़ाम प्रिपेयर एंड जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमें लगता है कि 1 साल अटेम्प्ट है, बट वो 1 साल घर पे बैठ के पढ़ना कैसा होता है, स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं। मैं जॉब कर रही थी, एक अच्छी जॉब थी, सैलरी आती थी, वो छोड़ के मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक फाइनेंशियल बर्डन भी था मेरी माँ पे। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि ये क्या डिसीजन है, जॉब कर रही हो, अच्छी जॉब है, क्यों अपनी माँ पे और बर्डन डाल रही हो। पहली बार जब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जब आप नहीं क्वालिफ़ाई कर पाते कुछ, भले आप में कुछ गलती ना की हो या कमी ना रही हो, बट लोगों को लगता है कि ये पढ़ाई नहीं कर रही है, ये तो घर पे बस मज़े से बैठी हुई है, इसलिए इसका नहीं हुआ। तो वो भी बहुत कुछ सुनने को मिला। बट आई थिंक इवेंचुअली जब मैं अब ये इतने 3 साल देखूँ एंड स्पेशली जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, सीसैट नहीं हुआ, मुझे लगा ख़त्म, ये मेरा प्रिपरेशन का हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं नहीं फ़ोकस कर सकती हूँ उस एग्ज़ाम पे। तो आई हैड डिसाइडेड कि बस ख़त्म। इट वाज़ वेरी डीमोटिवेशनल फॉर मी। कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला गया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो 3 साल घर पे बैठ गई। अगर मैं कॉर्पोरेट में जॉब ढूँढने जाऊँगी तो जॉब कौन देगा? इतना गैप है सीवी में, और मैं क्या कर सकती हूँ? बट उसी टाइम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई एंड वो था एक बहुत ही एक स्ट्रेंजर। मैंने एक जगह पे अप्लाई किया एक जॉब के लिए एंड वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू दे रही थी जॉब के लिए, दैट पर्सन हु इज़ द सीएसआर हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही टोल्ड मी कि आई विल गिव यू द जॉब, यू आर क्वालिफाइड फॉर इट। बट आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी है, तो अगर आपके पास अटेम्प्ट्स बाकी है और फाइनेंशियली इतना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक और अटेम्प्ट दें। एंड तब मुझे लगा कि अगर एक स्ट्रेंजर मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है, तो मैं क्यों नहीं दिखा सकती हूँ? So at this point also, now that I have qualified this examination, I'm still grateful to that person. And उनसे मुझे बस यही सीखने को मिला है कि in this world where you can be anything, be a kind person. क्योंकि आपकी काइंडनेस जो है वो किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। तो उनकी काइंडनेस ने मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन दिया एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम। बट उसके बाद भी अगर मैं बोलूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत टोल करता है। मतलब मैं हमेशा से ऐसी स्टूडेंट रही थी जो स्कूल में अच्छे नंबर्स लाती थी, क्लास में फर्स्ट सेकंड आती थी, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आए। तो जब मैं एग्ज़ाम फ़ेल कर रही थी, मेरी आइडेंटिटी ही मेरी पढ़ाई थी कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ। और वो अच्छी स्टूडेंट होके भी अगर मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफ़ाई कर पा रही थी, मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस पे ले लिया था। कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो तो बहुत ही बुरी हो गई थी। एंड इस टाइम पे इफ़ एनीबडी कैन रिलेट टू दिस, तो मैं यही बोलूँगी कि टेक हेल्प। मैंने भी लिया। अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड कि मुझे थेरेपी में जाना चाहिए। मैं गई, मैंने उनसे बात की एंड द थेरेपिस्ट ऑल्सो सजेस्टेड कि आप थोड़ा अपना सिस्टमैटिक ढंग से अप्रोच करो। यूपीएससी इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो।
उनकी जो प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैंने जब सोचा कि मैं एक और अटेम्प्ट दूँगी, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है जिसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया है। तो जब मैंने सोचा कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है, मैंने उसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन की। एक प्रिपरेशन ये थी कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, तो मैंने जो अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में गलतियाँ की, मेरी पहली गलती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सोचना कि प्री में अगर मैं सब पढ़ के जा रही हूँ, तो मुझे आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सब पढ़ के गई थी। मैंने जो भी मंथली मैगज़ीन्स आती हैं या पीटी 365 या जो भी आप मटीरियल उठा के देख लें, 3 बार, 4 बार पढ़ के गई थी, स्टैटिक मैं सारे पढ़ के गई थी। तो मुझे लगा था मेरा पीटी तो निकलना चाहिए, नहीं निकला था। मैं जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर खोला था, मुझे आज भी याद है, पहले 10 सवाल कुछ नहीं आता था, हवा नहीं थी कि ये क्या सवाल, ये कहाँ से आ गया है। और वो जो 15-20 मिनट थे मेरे, मैंने सिर्फ पैनिक होके बिताए थे कि ये क्या हो गया, इतना पढ़ा और क्यों नहीं कुछ आ रहा है। और उस चक्कर में मैंने फिर अपने 15 मिनट्स, आप सोचिए 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 15 मिनट मैं पैनिक कर रही हूँ, तो वो 15 मिनट्स तो ऐसे ही चले गए। फिर अपने आप को थोड़ा समझाया कि ठीक है, जो भी है अब एग्ज़ाम तो देना है। बाद में जब उसके मार्क्स आए, आई मिस द कट ऑफ बाय 2 मार्क्स। तो शायद अगर मैं पैनिक नहीं करती, थोड़ा अपने आप को पहले समझा लेती और थोड़े कामली क्वेश्चंस को अप्रोच करती, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी निकल जाता। तो मेरी गलती से अगर आप सीख सकते हो तो यही है कि पीटी इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। पढ़ना तो है ही डेफ़िनिटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना पढ़े आप चले जाइए। पढ़ना है, रिविज़न कीजिए, अपना स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन पीटी इज़ अ लॉट अबाउट योर माइंडसेट। वहाँ 2 घंटे आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं आता। 25-30 सवाल से ज़्यादा कोई जो टॉपर होते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम भी क्लियर किया, उनको भी नहीं पता है कि इसके आंसर क्या होंगे। आपको 2 घंटे वहीं बैठकर उसके आंसर को ढूँढना है, और अगर आप वो कामली कर ले रहे हैं, तो पीटी आपका निकल जाएगा। डेफ़िनेटली पढ़ाई तो उसके लिए करनी है, बट ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। ये समझने में मुझे 1 अटेम्प्ट लगा। दूसरे अटेम्प्ट में पीटी निकला था मेरा, मेंस नहीं निकला, और वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था आंसर राइटिंग। थोड़े बहुत किए थे, बट मुझे लगा था कि हो जाएगा क्योंकि हमेशा अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे लिखना आता है, तो हाउ डिफ़िकल्ट कैन इट बी। ये भी मेरी गलती थी। तो मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी आंसर राइटिंग की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, और वो भी मेरा फिर 20 मार्क्स से रह गया। बट थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया, तब मुझे था कि अब मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ आंसर राइटिंग की, पीटी का भी पता है कैसे करना है, तो अब तो दिस इज़ माय अटेम्प्ट, बट दिस वाज़ नॉट माय अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पीटी दिया, जीएस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, सीसैट में 65। इतना बुरा था ये कि मुझे लगा बस ख़त्म, मतलब ये जर्नी ही ख़त्म है, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड वो एक लगता है ना कि मुझे बार-बार बस यही चीज़ लग रही थी कि यार सीसैट की वजह से मेरा जो एक गोल है या सपना है वो रह जाएगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ क्वालिफाइंग पेपर सीसैट। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही थी, बट उस टाइम तो मैंने 2 महीने के लिए प्रिपरेशन छोड़ दी। मैंने बाकी ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस ढूँढने लगी मैं। मुझे लगा कि पब्लिक पॉलिसी ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं वो एक्सप्लोर करने लगी। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया। मैंने और भी कुछ पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज़ में अप्लाई किया। डार्क की एक फेलोशिप होती है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, वहाँ अप्लाई किया। एंड फॉर्च्यूनेटली अगर मैं कहूँ, मुझे इन सब से एक कॉल बैक आया। एलएसी में एक्सेप्टेंस मिला, डार्क फेलोशिप में सिलेक्ट हुई। मैंने जॉइन इनमें से कुछ नहीं किया, बट जो मैंने बोला था कॉन्फिडेंस की बात, क्योंकि आप हमेशा थ्रू आउट एक स्टूडेंट रहे हो जो अच्छे थे पढ़ाई में, जिसको हमेशा सबने बोला है कि ब्राइट स्टूडेंट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मेरे हिसाब से वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना ज़रूरी है। तो इन सब जगह अप्लाई करने का मेरा मेन एम यही था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँ। तो मैंने वो किया, एंड आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मेरा सिलेक्शन उस टाइम हो गया था वहाँ पे। फिर मुझे था कि एक अटेम्प्ट और देना है, 4th अटेम्प्ट है, तो मैंने उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली। प्री के कैसे अप्रोच करना है, मेंस के लिए क्या करना है, मैंने बहुत आंसर लिखे इस बार। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी, बहुत सारे आंसर्स लिखे थे, तो खुद में थोड़े चेंजेस किए। एक सबसे बड़ा चेंज ये था कि पीटी देने के बाद मैं जामिया से पढ़ी हुई हूँ मास्टर्स, तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेसिडेंशियल अकेडमी है। मैंने वहाँ ट्राई किया कि मुझे एडमिशन मिल जाए, वहाँ भी एक एंट्रेंस होता है, तो वहाँ का एंट्रेंस दिया। वहाँ के एंट्रेंस में भी मुझे वेट लिस्ट में रखा था, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे ये एग्ज़ाम अच्छे से देना है और मुझे लगता है अगर मैं यहाँ से रह के पढ़ूँगी मैं अच्छा करूँगी, और मैं यहाँ की एलुमनाई हूँ, तो प्लीज़ आप कंसिडर कीजिए। तो उन्होंने, दे वर वेरी काइंड, दे कंसिडर्ड इट एंड दे गिव मी द एडमिशन। एंड वहाँ जाके जो मेरी लर्निंग हुई है, पीयर टू पीयर लर्निंग जो आप कह सकते हो, एक इन्वायरमेंट मिला मुझे, आई थिंक दैट वाज़ अ गेम चेंजर फॉर मी। मेरी राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हुई, मुझे पता चला कि चीज़ें कैसी लिखनी है, कैसे स्ट्रक्चर करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने जामिया जाके सीखा। और वो सीखने के बाद जब मैंने अपना मेंस दिया, तो मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी पिछली बार से। फॉर्चुनेटली इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू दिया, फाइनल लिस्ट जब 16 अप्रैल को आई, तो मेरी दुनिया एक बार फिर से बदल गई।
पर इस बार शायद अच्छे के लिए बदली है। जब मैंने ये 4th अटेम्प्ट दिया, पहली बार मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल आई एंड इंटरव्यू के लिए वो कहते हैं कि पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप पर्सनालिटी तो एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते हो, तो जो पर्सनालिटी थी उसको ही थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश की। मॉक इंटरव्यूज़ दिए, न्यूज़पेपर पढ़ा, जितनी अवेयरनेस ला सकती थी खुद के अंदर वो किया। एंड जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी का, आई वुड से कि ये ऑल टुगेदर खुद में एक अलग एक्सपीरियंस है। आप जब यूपीएससी भवन जाओगे एंड यू विल सी देयर अदर कैंडिडेट्स एंड सबके पेरेंट्स आए हैं, सबकी फैमिलीज़ आई है, तो यू कैन सी कि ये एग्ज़ाम कितना होपफुल होता है। एंड स्पेशली आई बिलीव फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, और मैं जहाँ से आती हूँ झारखंड बिहार, हमारे साइड अभी भी ये एग्ज़ाम जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब जब ये एग्ज़ाम निकल गया है मेरा, तब मुझे लोग कॉल करके ये बोल रहे हैं कि तुम इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकती थी अपनी लाइफ में, यू हैव डन द बेस्ट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस विच वी अटैच टू दिस एग्जामिनेशन। ये सही है या गलत है ये मैं डिबेट पे नहीं जाना चाहती हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा इंटरव्यू डे का भी बहुत ही अलग रहा था। मेरा फोरनून में इंटरव्यू था एंड आई वॉज द लास्ट टू गो। तो अगर आप में से किसी ने वो 12th फेल मूवी देखी है, उसमें भी वो जो सर होते हैं वो सबसे लास्ट जाने वाले होते हैं। एंड एवरीबडी अराउंड मी हैड देयर इंटरव्यू डन, और मैं वहाँ उस हॉल में बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। तो मुझे याद है, मुझे लगा पता नहीं क्या पूछ लेंगे मुझसे, तो मैं वहाँ पे फ़ैन्स भी काउंट कर रही थी कि क्या पता यही पूछ ले कि हॉल में कितने पंखे लगे हैं। फ़ैन्स काउंट किया, लाइट काउंट किया, वहाँ कुछ कोट लिखा है तो वो जाके पढ़ लिया, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश की, फिर मैं गई। एंड एक एक्सपीरियंस जो मैं आपको वो बोलूँगी कि यूपीएससी के जो स्टाफ मेंबर्स है, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी कॉर्डियल। वो आपको इतना काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है, मैं अपने जो भी मेरा बोर्ड था उनके चेंबर के बाहर बैठी थी एंड 2-3 एम्प्लॉयज़ वो आके कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, यू आर लुकिंग वेरी गुड। सो जस्ट द पीपल हु आर अराउंड इन यूपीएससी, दे आर सो कॉर्डियल कि वो आपका वो इंटरव्यू का प्रेशर नहीं आने देंगे आप पे। जैसे मैंने बोला कि वो एक फैमिली का एक्सपीरियंस होता है। तो इंटरव्यू की जो साड़ी भी थी, वो मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट की, उनकी साड़ी थी, उन्होंने कहा तुम ये पहन के जाओ। एंड इट इज़ सिंपल साड़ी, एक फॉर्मल साड़ी थी, बट साड़ी पे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ मेरे इंटरव्यू में। तो वो साड़ी पहनने का एक्सपीरियंस वो खुद में एक बड़ा अलग सा लगता है कि आप कुछ तो आज अलग करने जा रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू वेयरिंग इट। तो मैं भी ऐसे ही गई, जैसे ही चेयरपर्सन ने मुझे बुलाया मैं गई, ग्रीट किया, बैठ गई, फिर उनके सवाल शुरू हुए। जो सवाल थे मुझसे तो बहुत ही ओपिनियन बेस्ड पूछे गए थे। वुमेन रिलेटेड सवाल पूछे मुझसे, झारखंड से रिलेटेड सवाल पूछे। मेरी हॉबी में बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैंने लिखा था क्विलिंग, जो कि एक पेपर क्राफ्ट होता है। तो चेयरमैन सर ने एक पेपर मुझे पकड़ाया, सीज़र दिया, फेविकॉल दिया और कहा कि अब तुम हमारे सामने क्विलिंग करो एंड नेक्स्ट मेंबर जो है वो आपसे सवाल पूछेगा और आपको क्विलिंग करते करते आंसर करना है। और फिर उस टाइम कुछ ऑप्शन भी नहीं होता, यू कैन नॉट से कि नहीं नहीं सर मैं नहीं करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो आई स्टार्टेड क्विलिंग एंड जो भी फिर मेंबर ने सवाल पूछे मैंने उनके जवाब भी देना शुरू किए। एट दी एंड मेरी साड़ी पे भी डिस्कशन हुआ, तो मुझसे पूछा गया कि अच्छा ये क्या मटेरियल है आपकी साड़ी का, ये प्योर सिल्क है तो प्योर सिल्क कितने की आती है आपको पता है, अगर ये मिक्स सिल्क है तो वो कितने की आती है। फिर झारखंड के सेरीकल्चर पे थोड़ी बात हुई, फिर जो मैंने क्विलिंग बनाई थी वो उनको दिखाई। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई ग्रिलिंग नहीं हुआ था। जब मैं जवाब दे रही थी तो वो बहुत अच्छे से सुनते भी थे मेरे जवाब को, स्माइल भी करते थे। कभी मैंने उनको 1-2 बार पूछा भी कि सर एग्जैक्टली क्या सवाल है, मुझे नहीं समझ आया, तो दे वर वेरी कॉर्डियल, उन्हें दोबारा सवाल बोल के मुझे समझाया भी। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी के इंटरव्यू का। फिर जब मैं यूपीएससी जब इंटरव्यू दे के बाहर निकली, तो क्योंकि मैं लास्ट थी एंड मेरा इंटरव्यू काफ़ी 30-35 मिनट्स चला था। जब मैं वापस निकली तो मुझे नहीं समझ आया कि इंटरव्यू गया कैसा है, क्योंकि वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आप मॉक इंटरव्यू देते हो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि ये कमी है, ये अच्छी चीज़ है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बाहर निकली, मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ, तो वो वेट कर रही थी एंड शी आस्क्ड मी कैसा गया एंड माय रिएक्शन वाज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसा गया है, लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा जो भी है। एंड माई मदर हैज़ दिस क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि बहुत काम पर्सनैलिटी, शी सेड हो गया बस, जो हो गया सो हो गया, हम फ़ोटो खींच लेते हैं। सो माई मदर फोकस्ड ऑन दैट एंड थैंकफुली आज वही फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट हो रही है। तो मैं मम्मी के साथ बस एक फ़ोटो खिंचवाई, हम वापस आ गए। जब आप इस एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो होपफुल होते हो कि लिस्ट में नाम आएगा, कहाँ पे आएगा, कौन से रैंक पे आएगा वो मैंने नहीं सोचा, बट आई वाज़ जस्ट होपफुल कि एक बार नाम आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लोगों की उम्मीदें थी मुझसे। तो जब जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था एंड आपको पता है कि ये जो रिज़ल्ट आने वाला होता है, वो जो एंटिसिपेशन होती है ये 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाती है कि आ जाएगा, अब बस 1 घंटे में आने वाला है। तो ये ग्रुप्स वगैरह पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ये बातें चलने लगती है।
और ये मैं बहुत एंशियस हो जाती थी ये पढ़ के कि अभी आने वाला है, क्या होने वाला है। तो वो जो 3-4 दिन थे वो तो मैंने एंग्ज़ायटी में ही बिताए हैं। मैं अपने रूम पे ही रहती थी। इनफैक्ट जिस दिन रिज़ल्ट आया, तो उस दिन भी ये बातें हो रही थी कि आज आने वाला है, आज आने वाला है, बट कब आएगा टाइमिंग नहीं पता है। तो मैं सो गई थी वेरी हॉनेस्टली। जब रिज़ल्ट आया आई वाज़ स्लीपिंग एंड इट वाज़ माय रूममेट जिसने मुझे उठाया कि देखो रिज़ल्ट आ गया है, तुम्हारा नाम है इसमें। एंड इट टुक मी 5 मिनट्स कि अच्छा ऐसा है क्या? देन आई कॉल्ड माय मदर एंड वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि काफ़ी इमोशनल मोमेंट था हम दोनों के लिए भी। एंड आई टोल्ड माय मॉम कि हाँ हुआ है, ऐसा है, ये रैंक आई है। शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, शी वॉज इन ऑफिस, तो उनके लिए भी काफ़ी इमोशनल चीज़ थी ये। उसके बाद भी 16 अप्रैल को ये रिज़ल्ट आया है, 1 मई को मैं यहाँ बैठ के ये टॉक दे रही हूँ। ये फीलिंग अभी भी सिंक इन ही हो रही है कि अच्छा ऐसा है क्या, रिज़ल्ट आ गया है, मेरा नाम है। तो वो चीज़ है कि एक दिन में आप ब्यूरोक्रेट नहीं बनते हो, एक दिन में आप ऑफ़िसर नहीं बनते हो, आप धीरे-धीरे सीखते हो। अभी तक जो मैंने पढ़ाई की थी, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए की थी। अब जब ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो मुझे वो चीज़ें याद करनी है कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया क्यों? व्हाई आई वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट। एंड मेरा हमेशा से एक रहा था कि सोशल सेक्टर है, वहाँ हमेशा एक इंक्लिनेशन रहा था। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो वुमेन रिलेटेड फ़ील्ड में। बीइंग अ वुमेन मुझे हमेशा लगता है कि मुझे इस फ़ील्ड में कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इस फ़ील्ड में ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है, बट मुझे लगता है अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कि अगर हम जब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन लेड डेवलपमेंट की, वुमेन इन डेवलपमेंट तो हम काम कर रहे हैं, बट वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसा कॉज़ है जो मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ। तो वो एक मेरा पर्पस था, व्हाई सिविल सर्विसेज़। एज़ अ सोशल वर्कर भी जब मैं इंटर्न थी और मैं फील्ड वर्क पे जाती थी, तो मुझे लगता था कि अगर मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए सिविल सर्विसेज़ का, तो मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस एरिया में काम कर सकती हूँ। तो मेरा हमेशा से मोटिवेशन एज़ टू व्हाई सिविल सर्विसेज़ यही रहा था कि एक इंक्लिनेशन है सोशल सेक्टर में और ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मुझे हेल्प करेगा, यहाँ पे काम करने के लिए। तो इस मोटिवेशन के साथ मैंने ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। मैं मानती हूँ कि ये एग्ज़ाम इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज़ अ मीन। तो अब मैंने जब ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, अब जो मेरा पर्पस था, मुझे वो पूरा करना है। तो अब जो भी सर्विस मुझे एलोकेट होगी, जैसे भी होगा, जो मैं व्हाई एज़ टू व्हाई सिविल सर्विसेज़ सोच के आई थी, आई विल ऑलवेज़ ट्राई कि मैं उस व्हाई को जस्टिफ़ाई कर सकूँ। क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हू माइट बी बेटर दैन मी, बट मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी गई है यहाँ पे, तो आई विल ट्राई कि टू जस्टिफ़ाई कि ये जो अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है, वो सही है एंड आई एम एबल टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझसे कह रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है, आप इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लिखते हो। एग्ज़ाम आप लिख रहे हो, बट इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर फैमिली। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम मैंने लिखा है, पर पास मेरी मम्मी हुई है। एंड ये एग्ज़ाम के बाद डेफ़िनेटली चीज़ें बदल जाती है। द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट माई मदर इज़ गेटिंग इन हर ऑफिस या इन द सोसाइटी, इट हैज़ चेंज्ड। तो डेफ़िनेटली अब जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो 4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के दिए, शायद वर्थ इट थे। बट जब मैं उस पोज़ीशन पे थी, ये 4th अटेम्प्ट में मुझे क्वालिफ़ाई करने के लिए 3 अटेम्प्ट फ़ेल भी करना पड़ा है। तो मुझे ये भी पता है कि वो जब आप फ़ेल करते हो, जब आप नो रिज़ल्ट फाउंड आता है पीडीएफ में, तो कैसा लगता है, वो भी पता है। एंड बस यही था कि उस टाइम पे ऐसे लोग थे मेरे पास, जिन्होंने मुझ पे वो कॉन्फिडेंस दिखाया जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो शायद वो मेरी मम्मी थी, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, या मेरे दोस्त थे। मेरे कोई भी क्लोज़ फ्रेंड इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने मेरा सपोर्ट बहुत किया। उनका बस एक कॉल कि नहीं प्रेरणा, तुम ये कर सकती हो, वी नो यू। तो ये इसमें टाइम लग रहा है, बट यू कैन डू इट। वो काफ़ी था मेरे लिए। वो सपोर्ट काफ़ी था, वो पॉज़िटिविटी काफ़ी थी कि मैं इतने टाइम तक इसको सस्टेन कर पाई। एक बहुत ही क्लीशे चीज़ है, बट सब यही कहते हैं कि यूपीएससी टेक्स टाइम, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये एग्ज़ाम ज़रूर वक़्त लेता है, बहुत कंसिस्टेंसी डिमांड करता है, इट्स अ वेरी डिमांडिंग एग्ज़ाम। ये आपसे आपकी टाइम डिमांड करता है, आपका फुल अटेंशन डिमांड करता है, एक पेशेंस डिमांड करता है कि आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में आप नहीं सक्सेस हुए होंगे, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर रखना पड़ेगा, व्हिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ ईज़ियर सेड देन डन। और मैंने भी खुद ये एक्सपीरियंस किया, जब मुझे कोई ये बोलता था तो मुझे भी लगता था कि क्या बकवास है, इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। बट देन अगेन देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। इस बार अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने अलग क्या कर दिया, क्योंकि मैंने भी वही चीज़ें की हैं।
वही बुक पढ़े हैं, बार बार उसी बुक को पढ़ा है। शायद राइटिंग स्टाइल में थोड़ा चेंज के लिया हो मैंने, शायद कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ ले ली हो मैंने, पर जो भी चीज़ें मैंने पहले अटेम्प्ट में की थी वही किया है, वही चीज़ें पढ़ी है बार बार। तो कुछ चीज़ें शायद आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जिसको आप कभी कभी किस्मत बोलते हो, कभी आप लक बोलते हो, और वो शायद मेरे फेवर में था इस बार, इसलिए मेरा नाम आ गया। तो बस यही है कि अगर इससे किसी को भी थोड़ी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलती है तो आई वुड से कि ये मेरा यहाँ आना और ये टॉक देना सक्सेसफुल रहा। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, KSGIS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेगी। हम KSGIS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSGIS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।